तो आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का विषय हिंदी काव्य खंड का एक नया चैप्टर 6 यानी पार्ट 6 है हमारा। ये पार्ट 6 का पार्ट 1 है। पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। कवि का नाम क्या है जी? जयशंकर प्रसाद। और पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। देखिए, कोलाहल मतलब होता है हल्ला गुल्ला। कोलाहल मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। और कलह का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। घर में जो कलह लगता है, जो झगड़ा होता है, उसको कलह बोला जाता है। तो इसी टॉपिक पर जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखा है जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तो चलिए, इस चैप्टर के सबसे पहले हम कवि का परिचय ले लेते हैं, मतलब जयशंकर प्रसाद जी का परिचय ले लेते हैं। और उसके बाद से इसका जो कविता है उनके द्वारा जो लिखी गई है उसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसका अर्थ समझेंगे और उससे नोट भी करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म है 1889 में। 1889 में नाथ शुक्ल दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन इनका जन्म हुआ है। और संवत में अगर देखा जाए तो 1946, क्योंकि आप लोगों को बताया ना कि शक संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। और निधन इनका हुआ है 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका वाराणसी। जन्म कहाँ हुआ है जी? वाराणसी में, बनारस में। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। पितामह, पितामह मतलब होता है दादाजी। पितामह मतलब क्या होता है? मतलब बाबूजी के बाबूजी। उनका नाम है शिवरतन साहू। ये सुरती जिसको कहते हैं तम्बाकू, सुरती देखे ना, खैनी बनाने के कारण सुंघनी शाह के नाम से विख्यात हैं। कौन शाह के नाम से विख्यात हैं? मतलब सुरती बनाते थे, मतलब उसका उत्पादन करते थे। शिक्षा है 8वीं तक। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं ये? और पढ़ा रहे हैं, देखिए किस क्लास को? इंटर क्लास को। कहा जाता है इनके बारे में कि 8वां तक पढ़े थे और जाके मतलब इतना न तेज थे कि कॉलेज में इनको बुलाया जाता था पढ़ाने के लिए प्रोफेसर के रूप में, बिना किसी डिग्री के। इतना न जानकार, बस परीक्षा नहीं दिए, एग्जाम नहीं दिए थे 9वां 10वां इंटर इस सब का, लेकिन पढ़ाई अपने मन से किए थे, पूरा पढ़े थे मन से। और इतना पढ़े थे कि उनके बारे में शायद ही ऐसा कोई हिंदी का बुक आता है जिसमें इनका नाम ना आता हो। इस सब में रहते हैं। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा, मैंने घरे पर टीचर आके पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ा देते थे, उतना भाषा जान गए थे। संस्कृत भी जानते थे, हिंदी, फारसी, उर्दू सब जानते थे। विशेष परिस्थिति, 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन मतलब पिताजी मर गए। 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु, इसीलिए तो नहीं शायद पढ़ पाए होंगे। यानी यानी दो आदमी 14 वर्ष के अंदर क्या हो गए? मर गए। परिवार में गृह कलह की स्थिति, गृह कलह मतलब घर में क्या हो रहा था? झगड़ा लगा रहता था। ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न, और इनके जो बड़े भाई थे शंभु रतन, उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिससे और संकट उत्पन्न हो गया। सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर, और पूरा परिवार का जो टेंशन था किन पर था? इन पर आ गया कि भाई अब घर को कौन चलाएगा? तो यही लड़का है जिसका नाम जयशंकर, जिसके चलते इन्होंने पढ़ाई लिखाई क्या कर दी? छोड़ दी। और किसी तरह मतलब खुद से पढ़ लिख के अपना मतलब काम चलाए, और देखिए इतना बड़ा विद्वान बने। आगे है रचनाएं। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा सवैयों की रचना प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया। उनके भांजे का नाम क्या है? अंबिका प्रसाद। और 1909 से इन्होंने प्रकाशन करना शुरू कर दिया था इंदु का। कालक्रम के अनुसार चित्राधर प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित है। यानी सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किताब लिखा था चित्राधार, उसमें उन्होंने कहानी भी लिखा है, कविता भी लिखा है, नाटक, बहुत सारी चीजें उस किताब में लिखे हैं। काव्य संकलन मतलब कौन कौन सी कविताएं हैं? तो 1918 में कविता लिखी है झरना, 1925 में आंसू, और 1933 में लहर। अतुकांत रचनाएं, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक। प्रबंध काव्य,
लिखे हैं कामायनी। प्रबंध काव्य क्या है? कामायनी 1936 में। देखिए स्पेशल, इसको याद रखिएगा, आपका जो पाठ है ना वो कविता कामायनी से ही लिया गया है। नाटक जो है कल्याणी परिपथ 1912, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख 1929, कामना 1927, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1926, एक घूंट 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। ये सब उस टाइम की ये सारी चीजें लिखी गई हैं। फिर है उनके कथा संग्रह, क्या है जी? कथा संग्रह उनका 1912 में। छाया लिखे हैं, प्रतिध्वनि को लिखे 1931 में, इंद्रजाल को 1936 में, उपन्यास कंकाल लिखे हैं 1929 में, और तितली 1934, इरावती लिखे हैं 1940 में। आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। अगर छायावादी कवियों में किसी को सबसे ज्यादा जाना जाता है तो किनको जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्राकृत साहचर्य, उन्मुक्त प्रेम, कल्पनाशीलता, स्वतंत्रता भावना आदि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी और अभिव्यक्ति पद्धति में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अमूर्तन, रहस्यात्मकता, ससर्पिकता, सांघिकता आदि का आग्रह था। छायावादी काव्य भाषा की अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम, प्रधान, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा के जर्जर विगलित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध एक ऐसी सृजनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविध नवाचार झलकते थे। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और व्यक्ति पद्धति में परंगस का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उसका पुनर्जन्म था, उसमें परंपरा की नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। तो केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। इन विद्याओं और साहित्यिक रूपों में उनका युगांतकारी अवदान है। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। शुरू में किस भाषा में कविता लिखी? ब्रज भाषा में। किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युग अनुरूप नई साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदी अपना ली। लेकिन उन्होंने देखा कि आज का जो समय है वो अब ब्रज भाषा को समझ नहीं पाएगा। आज से 400-500 वर्ष पहले लोग ब्रज भाषा समझते थे, लेकिन अभी कोई नहीं समझता। तुरंत आजकल वाला जो खड़ी बोली जो हम लोग बोलते हैं वो हिंदी उन्होंने क्या किया? अपना लिया। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली रूपों की रचनाएं प्रस्तुत की। किंतु उनका श्रेष्ठ अवदान है कामायनी। तो उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अवदान है वो है कामायनी। कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। ये काव्य इसको मत कहिए, इसको महाकाव्य कहिए। जैसे कि रामायण है, जैसे कि महाभारत है, महाकाव्य, बहुत बड़ा कहानी है इसमें। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। काश्मीरी शैव दर्शन मतलब होता है ना शंकर भगवान का दर्शन की पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो सका है। स्वभावतः कामायनी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई है। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, इसमें श्रद्धा क्या है जी? कामायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। पत्रकारिता से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। मतलब देखिए, यह पाठ जो है ना, इस पाठ में श्रद्धा किसको कहा जा रहा है? एक नारी को कहा जा रहा है। श्रद्धा एक नारी है
और ये नारी के क्या गुण हैं और इस धरती पर हमारे परिवार में एक नारी का क्या महत्व है, इस कविता के कहा गया है कि एक नारी है तो ये संसार है, नारी नहीं है तो संसार नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि संसार में नारी का कोई महत्व नहीं है तो वे गलत सोचते हैं, उनकी सोच गलत है, उनकी सोच छोटी है। और उसी का वर्णन पूरे पाठ में कवि ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कविता का अर्थ, कविता के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके कविता का अर्थ। तो चलिए कविता का अर्थ पढ़ लिया जाए, उसको समझा जाए। पहली पंक्ति में कहते हैं, तुमूल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। यानी कि यहाँ पे छायावाद कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कहना चाहते हैं कि जो श्रद्धा है यानी जो स्त्री है वो कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में, जब घर में पूरा कोलाहल हो जाए, झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, उस स्थिति में हृदय की बात रे मन, तो उस समय जो स्त्री होती है वो हृदय होती है। यानी हमारा मन जो है हृदय की सुनता है। एक स्त्री है जो उसे चाहेगी तो उसे नियंत्रण कर सकेगी, उसे कंट्रोल कर लेगी। कब? जब हमारे घर में कोई कलह लगा हो तब, क्योंकि उसी के पास ये गुण है, क्षमता है कि वो बर्दाश्त करके झगड़े को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि पुरुष क्या होता है, पुरुष किसी चीज को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है, वह अपने घमंड में, अपने ईगो में जीता है। फिर कहते हैं अगले पंक्ति में, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रह तब मैं मलह की बात रे मन। तब फिर से पंक्ति के माध्यम से जो हमारे छायावाद कवि कौन, जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो कहना चाहते हैं कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है, यानी कि विकल होकर, विकल मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, बेचैन होकर नित्य चंचल, जब रोज का काम करके चंचल के कारण खोजती जब नींद के पल, जब पुरुष क्या खोजता है, नींद खोजता है, आराम खोजता है। क्योंकि हम लोग दिन भर भाग दौड़, घर के आपके जो पिता होंगे, जो भी पुरुष होंगे, वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिन भर अपना काम धाम के चक्कर में इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। तो जब पूरा वो थक जाते हैं तो शाम को क्या करना चाहते हैं, वो आराम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन, तब ये जो नारी है, जो श्रद्धा है, वो ऐसे हमारे साथ रहती है जैसे लगता है कि किसी पर्वत से सुगंधित हवा आ रही है जो हमें शांति और विश्राम दे रही है, जो हमें शांति का अनुभव कराना चाहती है। तो इस सारे पंक्ति के माध्यम से यही कवि क्या कहना है कि स्त्री हमारे घर में एक ऐसी शुद्ध वस्तु है, वस्तु नहीं कहेंगे, एक शुद्ध ऐसी आत्मा है जो पुरुष के लाख थकान के बाद भी वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उसके सारे कष्टों को दूर कर देती है कुछ ही समय में। और ऐसा होता है कि आप लोग भी अपने फैमिली में देखे होंगे कि आपके पिता जब, या आपके बड़े भाई जब कमा करके आते होंगे तो आपकी माँ चाहे आपकी भाभी जो भी होंगी, देखिएगा उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार ही सारे उस मेहनत को, उस थकान को कुछ समय के लिए हटा देते हैं और आदमी उस परिवार में खो जाता है, सारी चीजों को भूल जाता है। आगे कहते हैं, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। फिर कहते हैं कि मन जो है वो अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए डूबा हुआ है। दीर्घ काल मतलब होता है बहुत अधिक समय के लिए डूबा हुआ है। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं काफी समय से, मैं उषा सी ज्योति रेखा, तो उस समय स्त्री एक उषा की, उषा मतलब सुबह की एक किरण बन जाती है। कुसुम विकसित प्रात्र मन, और वह एक कुसुम की तरह, फूल की तरह खिल करके हमारे सामने अंधकार को दूर कर देती है और सुगंध से भर देती है। यानी जब हम बहुत बड़े दुख से, बहुत बड़े टेंशन से गुजर रहे होते हैं तो हमारे घर की स्त्रियों में वो शक्ति होती है कि वो अपने बात और व्यवहार से उस अंधकार रूपी कलह को, टेंशन को दूर करके फूलों से, अपने सुगंध से उसे महका देती है। आगे कहते हैं कवि, जहां मरु ज्वाला धधकती, मरु मतलब होता है मरुस्थल, बालू, जहां ज्वाला मतलब आग, यानी जिस बालू में आग धधकती है, चातकी कनको तरसती
उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। फिर कहते हैं कि जब उस धधकते हुए मरुस्थल में जहां चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती है, तो मैं जीवन की घाटी में शरत बरसात की तरह हूं। यानी कि जब एक परिवार में एक पुरुष के जीवन में एक आग लग जाती है, एक दुख आ जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए, तो उस समय एक स्त्री बरसात का काम करती है, एक शीतल जल का काम करती है, उसके गुस्से को शांत कर देती है। तो कवि का कहना है कि मानव जीवन जो कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूप बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है। आगे कहते हैं कवि, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम रीत रात रे मन। फिर कहते हैं कि जब जीवन की पवन मतलब हवा की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में बसंत की रात की तरह हूं मैं, जो झुलसे हुए मन को भी हरा भरा कर सकती है। मतलब पवन की प्राचीर में रुक, जब हवाएं तेज चलती हैं तो आप रुक जाते हैं, चला जीवन जा रहा झक, आपका जीवन रुक जाता है, इस झुलसते विश्व मन की, और जब आप झुलस जाते हैं, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तो मैं कुसुम बन करके, मैं बसंत ऋतु बन करके आपके सारे दुखों को दूर कर देती हूं। फिर आगे कवि कहते हैं, चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर्जी मर्द ललित मैं सजल जल रात रे मन। कहते हैं कि हे मन, इस गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूं। कमल मतलब कमल का फूल होता है जिस पर भंवरे गूंजते रहते हैं। यानी कि मैं वो हूं कि जहां पर हर खुशी आकर मेरे पास टिकेगी, मेरे पास दुख का नामो निशान नहीं है। इसलिए अपने घर की औरतों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए कि वो हमें इतना सुख देती हैं और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देती हैं। तो ये कविता के माध्यम से कवि का यही कहना है कि घर की जो औरतें होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि पुरुष खराब होते हैं, बस ये होता है कि दोनों का आपस में एक दूसरे का अर्थ है, अगर एक नहीं है तो दूसरा अधूरा है। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। कल के क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।